हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में अपने लास्ट लेक्चर में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे। तो आज हमें कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, जिनमें हम करेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि इसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है। ठीक है। तो अगर चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। ठीक है। इस मैटर बना हुआ किससे होता है? टाइनी पार्टिकल्स से। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके अलावा मैटर हमारे पास 5 तरह के होते हैं, लेकिन 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो 3 तरह के ही हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि चैप्टर में हमने इसको नॉलेज के लिए पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। ठीक है। इसके अलावा फिर जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें कैसे इंटर कन्वर्जन होगा, यानी कि चेंज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सॉलिड से गैस बनाना, गैस से सॉलिड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने पढ़ी। साथ में टेम्परेचर को कैसे हम चेंज करेंगे, अगर केल्विन में टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में कैसे करेंगे, सेल्सियस में है तो केल्विन में कैसे करेंगे, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। साथ में कुछ और टॉपिक भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैटर इज एनीथिंग दैट, मैटर क्या है? जो मैटर वह है जो क्या करता है, जो हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। देखो, ये तो सही है कि जिसका द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। हैज ओनली मास, ये गलत है ना? सिर्फ मास ही मास नहीं होता, मास भी होता है। ठीक है, सिर्फ मास नहीं होता। ऑक्यूपाइज स्पेस ओनली, ये भी गलत है कि सिर्फ ऑक्यूपाई स्पेस करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है। इसके अलावा हैज नो मास, ये तो बिल्कुल ही गलत पॉइंट है कि मास ही नहीं है। नहीं, मास है। ठीक है। तो अगर हम बात करें मैटर क्या क्या है, वो तो हमने देख लिया कि मैटर क्या होता है, कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मैटर के, जैसे कि एयर है, चेयर है, आयरन है। ठीक है, कोई भी हमारा मेटल है। ठीक है, बेड है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रही, कुछ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आप खुद भी, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी, हम भी क्या है? मैटर ही हैं। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, यानी कि निम्न में से मैटर कौन नहीं है? देखो, एयर तो मैटर है, पानी भी मैटर है और लोहा भी मैटर है, लेकिन जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश क्या है? मैटर नहीं है। ठीक है, प्रकाश क्या है? मैटर नहीं है। ठीक। चलो, अगला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर आर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, पदार्थ के जो कण है, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा लार्ज, बहुत बड़े होते हैं? नहीं, वेरी स्मॉल, हाँ बहुत छोटे होते हैं। विजिबल होते हैं क्या? मैटर के कण हमें दिखाई देते? नहीं दिखाई देते, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेशनरी होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं? बिल्कुल भी स्थिर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? निरंतर गति में होते हैं, यानी कि कंटिन्यू ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट करिए। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। नोट कीजिए इतना। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि वो कौन सी स्टेट है मैटर की, यानी कि कौन सी अवस्था है जिसमें डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, यानी कि आकार और आयतन निश्चित होता है। तो जो सॉलिड होते हैं, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं, उनमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। मान लो एक आइस क्यूब है, या मान लो ये मार्कर है। ठीक है, तो इसका एक फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड क्या है? वॉल्यूम भी है।
ठीक है। तो जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसे क्या कहेंगे हम, सॉलिड। ठीक है। और जिसका सिर्फ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता, उसे हम कहेंगे लिक्विड। और जिसका न फिक्स वॉल्यूम होता है न फिक्स शेप होता है, उसे हम कहते हैं गैस। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर है सॉलिड। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो फिक्स्ड क्या होता है, सिर्फ, या हम कहें डेफिनेट, क्या होता है, एक डेफिनेट जो है, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप नहीं होता डेफिनेट। ठीक है। शेप कैसा होता है, और लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दो वो उसका ही शेप क्या कर लेती है, ले लेती। जैसे हमने एक कोनिकल फ्लास्क में डाला तो कोनिकल फ्लास्क का शेप ले लिया, हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला तो उसका ये शेप ले लेगी। ठीक है। चलो, अगला, यहाँ पर अगला ऑप्शन है गैस। तो गैस में ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, और दूसरी चीज ये जिस कंटेनर में होगी उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। अब वो कंटेनर इतना हो, वो कंटेनर इतना हो, जितना भी वो कंटेनर हो उसका सारा स्पेस ही ऑक्यूपाई कर लेगी। अगला है वेपर। तो वेपर क्या है, वेपर भी एक गैस ही है, तो इसका भी ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिक्विड्स हैव, यानी कि द्रवों के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप ओनली। कि डेफिनेट शेप होता है क्या लिक्विड का, डेफिनेट शेप कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इनका शेप क्या होता है, ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेती है। डेफिनेट होना यानी कि एक निश्चित आकार में, जैसे मान लो ये मार्कर है तो इसका यही शेप है। ठीक है। वैसे ही जो लिक्विड है तो उनका एक ही शेप नहीं होता, वो जिस भी कंटेनर में रखो उसी का शेप ले लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अगला है डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। अगला है नीदर शेप नॉर वॉल्यूम, ये तो गलत है। बोथ शेप एंड वॉल्यूम, ये भी गलत है। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, यानी कि निम्न में से कौन सा मैटर नहीं है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर तो मैटर है, वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी मैटर है, लेकिन लाइट जो है बच्चों वो मैटर नहीं है। ठीक है। स्टोन यानी कि पत्थर भी मैटर है, क्योंकि देखो एयर, वाटर और स्टोन तीनों ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और तीनों का ही मास होता है, जबकि लाइट का ना मास है ना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, इसलिए वो मैटर नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इनको आप नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने कहा कि एयर, वाटर, स्टोन तीनों ही क्या है, मैटर है, लेकिन लाइट मैटर नहीं है। तो ऐसा क्यों, अब आप सोच रहे होंगे जो लाइट है ये मैटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बनी हुई तो कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होगी, और अगर पार्टिकल से मिलकर के बनी है तो इसका मास होगा, मास होगा तो ये मैटर कहलाई जाएगी, है ना। लेकिन क्या होता है, ये जो लाइट है ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं ईएमआर, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। अब ये जो लाइट है, पहली चीज तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये बनी हुई होती है मासलेस पार्टिकल से, मेड अप ऑफ मासलेस पार्टिकल। समझ रहे हो, मासलेस पार्टिकल का मतलब क्या है, जिसमें मास है ही नहीं, तो मास ही नहीं है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं है। ठीक है। तो मासलेस पार्टिकल से बना हुआ है ये। अब ये जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं ना, तो आपने सुना होगा, इन मासलेस पार्टिकल्स को कहा जाता है फोटोन्स। ठीक है। इन मासलेस पार्टिकल्स को फोटोन्स कहा जाता है। ठीक है। क्लियर, इतना इतना समझ में आया। इसीलिए जब ये मासलेस पार्टिकल से बना हुआ है, मास ही नहीं है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं लाइट को, कि लाइट क्या है, मैटर नहीं है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड बिकॉज, अब जो भी हमारे गैसेस हैं उनको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, उनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है उनको संपीड़ित, तो देखो बच्चों, दो तीन चीजें आपको समझनी है। तो ये है हमारा सॉलिड,
मान लो ये कोई सॉलिड है हमारा, इसमें इस मार्कर का आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये रहा मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, ये हमने एग्जांपल ले लिया मार्कर का, ठीक है। ये है लिक्विड के पार्टिकल, यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप किसी ग्लास में रखा हुआ वाटर, ठीक है, और ये है गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, किसी कंटेनर में मान लो ये गैस के पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो सॉलिड है, ये जो मार्कर है, तो क्या इसको हम संपीड़ित कर सकते, कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कंप्रेस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अब लिक्विड में आप देखो इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत क्या है, स्पेस है, इस वजह से थोड़ा बहुत हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, लिटिल स्पेस, या आप बोल लो बहुत लेस स्पेस है, ठीक है, लिटिल बोल लो, लेस बोल लो, ठीक है, बहुत कम स्पेस है, इस वजह से इनको कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप देखो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है, आपको दिख भी रहा होगा, है ना, बहुत ज्यादा स्पेस इनके पार्टिकल्स के बीच में, बहुत दूर दूर भी है, ठीक है। मान लो इस कंटेनर में हमने रखा हुआ है इस गैस को, तो ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से पूरे उसमें क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन ये बात नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, देखो, अब इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसीलिए इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, स्पेस होने की वजह से। तो कंप्रेस कैसे करते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं एक पिस्टन, ठीक है, मान लो ये लगा दी हमने पिस्टन। अब इस पिस्टन से हम बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें लगाते हैं, और प्रेशर से क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे बेसिकली हम। तो कंप्रेस करते करते जब ये पिस्टन आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएंगे गैस के पार्टिकल्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। किसको? गैस को। किस वजह से कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक पॉइंट, आपको समझ में आया होगा। तो चलो, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि गैसेस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत क्लोज है, बिल्कुल भी नहीं। पार्टिकल्स हैव नो मास, क्योंकि पार्टिकल्स के पास मास ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, पार्टिकल के पास मास है, इसीलिए तो मैटर है ये। लेकिन अगला है, देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में है बहुत ज्यादा स्पेस। अगला है, पार्टिकल्स डू नॉट मूव, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा मूवमेंट किसके पार्टिकल्स करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स, काफी दूर दूर तक ये मूव करते हैं, ठीक है। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, ठीक है। गैसेस के सबसे ज्यादा निरंतर एकदम गति में ये रहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस वजह से गैसेस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करना आसान है, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से, जो आप यहाँ पे समझ गए हो। अगला क्वेश्चन है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, इसे क्या कहा जाता है? तो देखो, ये है हमारा सॉलिड, मान लो सॉलिड में है आइस क्यूब, आइस क्यूब, ठीक है, सॉलिड से इसको चेंज किया लिक्विड में, तो हुआ क्या, हमने क्या किया होगा, इसे हीट दी होगी, हीट देने पर इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटा होगा, वो कम हुआ होगा, जिस वजह से ये जो पार्टिकल है इन्होंने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, सॉलिड से क्या बन गए हैं, लिक्विड बन गए। तो हुआ क्या, यहाँ पर टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग, ठीक है, क्या कहा जाएगा, प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाएगा, ठीक। तो चलो, तो यहाँ पर देखो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग का मतलब तो जमना है, जब लिक्विड से सॉलिड बनाया जाएगा तब होगी फ्रीजिंग,
ठीक है। बाकी मेल्टिंग इसका आंसर है। कंडेंसेशन तो तब होगा जब गैसेस से लिक्विड बनाया जाएगा, और इवेपोरेशन तब होगा जब लिक्विड से गैस बनाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कहें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो, तो समझ में आया। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेपोरेशन अकर्स एट, यानी कि वाष्पीकरण होता है, कब होता है, ओनली बॉइलिंग पॉइंट, एनी टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस या हाई प्रेशर। तो देखो बच्चों, दो फिनोमेना हमने पढ़े, है ना। एक हमने पढ़ा इवेपोरेशन, और एक हमने पढ़ा बॉइलिंग। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है, बॉइलिंग की बात अभी नहीं करेंगे। तो इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इवेपोरेशन कब होता है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है। टेम्परेचर बहुत कम हो, बहुत ज्यादा हो, इसके लिए हमें अलग से ऐसे टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, और ये जो है प्रोसेस होती रहती है अपने आप ही। ठीक है, चलो, तो ये है बात इवेपोरेशन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पर होगा तो उसे बॉइलिंग कहेंगे। ठीक है, एनी टेम्परेचर यानी कि किसी भी तापमान पर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस ओनली। लेकिन इस पे तो जो है इवेपोरेशन नहीं हो रहा ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी होगा। हाई प्रेशर ओनली, कि सिर्फ हाई प्रेशर पर होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो किस पे होगा, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। विच फैक्टर इंक्रीजेज इवेपोरेशन। अब निम्न में से बताना है कि कौन सा फैक्टर जो है इवेपोरेशन को बढ़ाता है। तो अगर आप देखो हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो क्या इवेपोरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इवेपोरेशन अगर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घटेगी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है लो सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। तो देखो ऐसा नहीं होगा। तो मान लो ये इसमें है 1 लीटर पानी, और इसमें भी है 1 लीटर पानी, दोनों में बराबर पानी है, 1-1 लीटर। तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा किस में होगा, जल्दी इवेपोरेशन किस में होगा, इसमें होगा, है ना, इसमें होगा जल्दी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है। और इसमें जल्दी नहीं होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया अगर कम है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो सरफेस एरिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, अगला है हाई टेम्परेचर। अगर तापमान हाई होगा, उच्च तापमान होगा, तो जो इवेपोरेशन है वो भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो इवेपोरेशन भी घटेगा। तो जैसे आपने देखा होगा, एक ड्राई सनी डे में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि रेनी डे है या कोई ऐसा दिन है जिस दिन स्नो गिर रही है, तो उस दिन कपड़े बहुत लो, यानी कि बहुत जल्दी नहीं सूखेंगे, बहुत धीरे धीरे सूखेंगे, हो सकता है सूखे भी ना एक दिन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। और टेम्परेचर अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। अगला है हवा नहीं चलना। अगर नो विंड है, यानी कि हवा नहीं चलेगी, तो इवेपोरेशन का रेट इफेक्ट होगा और इवेपोरेशन का रेट कम होगा। ठीक है, और अगर हवा तेजी से चलती है तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर विंड नहीं है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। तो विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। तो अगर विंड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, विंड अगर कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा।
ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ लिए थे, फिलहाल आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ड्यू टू, अच्छा परफ्यूम है उसका जो स्मेल है वो स्प्रेड हो जाता है। मान लो ये है परफ्यूम की बॉटल, इस तरीके से होती है कुछ, यहाँ से आपने ये स्प्रे करा, आपने स्प्रे करा अपने इस हाथ के ऊपर, ठीक है, आपने स्प्रे करा अपने हाथ के ऊपर इस परफ्यूम को, लेकिन लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि इस हाथ में नहीं आ रही स्मेल, इसके आसपास का जो एरिया वहां भी आ रही है, तो काफी दूर दूर तक भी जो है स्मेल जो है थोड़ा हल्की हल्की पहुंच गई है। वो कैसे, ऐसा कैसे होता है? या आप जब स्कूल जाते हो, कभी आपने परफ्यूम लगा के अगर स्कूल गए हो, तो आप क्या देखते हो, आसपास भी महक आने लगती है, सब कहते हैं ना कि खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जो स्मेल के जो ये परफ्यूम जो है ये दूर दूर तक कैसे जा रहा है? क्योंकि बच्चों इसमें होते हैं पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, डिफ्यूज होते हैं और ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने हाथ, मान लो हमने हाथ नहीं भी यूज करा, हमने परफ्यूम बस स्प्रे करा, तो स्प्रे तो हमने सिर्फ इतने एरिया पर करा स्प्रे, लेकिन ये खुशबू जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा गति में रहते हैं, और यहाँ से तुरंत प्रेशर रिलीज होता है जिससे पार्टिकल बहुत फोर्सफुली बाहर आते हैं, तो ये काफी दूर तक क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, दूर तक ट्रेवल करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। पार्टिकल काफी दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको डिफ्यूजन भी बोलेंगे, और जिससे कि हमें दूर दूर तक इसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो देखो इसका पहला है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन तो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर गैसियस पार्टिकल से हम लिक्विड में चेंज करते हैं। इसका आंसर है डिफ्यूजन। मेल्टिंग भी नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं। फ्रीजिंग भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रीजिंग में हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं दूर दूर तक, डिफ्यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सब्लिमेशन? निम्न में से कौन सा सब्लिमेशन शो करता है? तो सॉल्ट क्या, अच्छा पहले सब्लिमेशन समझना पड़ेगा, है ना, सब्लिमेशन क्या होता है। तो चलो, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो क्या सॉल्ट के साथ ऐसा होता है, नमक जो है वो सीधा गैस में चेंज हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं चेंज होती है ना, नहीं तो अभी तक जो नमक हमने रखा हुआ है डब्बे में वो सारा गायब हो जाता है। तो सॉल्ट इसका आंसर नहीं है, ना ही शुगर इसका आंसर है। अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर तो लिक्विड है, तो ये तो लिक्विड से गैस में चेंज होगा ना, सॉलिड से चेंज में गैस में थोड़ी चेंज हो रहा है। तो सॉलिड में क्या हो सकता है, पानी से रिलेटेड बर्फ हो सकती है, तो बर्फ सीधा गैस में चेंज नहीं हो रही, बर्फ क्या हो रही है, पहले क्या बन रही है, बर्फ यानी कि आइस क्यूब की बात करें, पहले वो लिक्विड हो रही है फिर गैस में चेंज हो रही है। ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है कैंपर यानी कि कपूर। तो आपने देखा होगा कपूर डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैसेस में चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी कि गैस को लिक्विड में चेंज करना कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में तो बच्चों लिक्विड को गैस में चेंज करना, मेल्टिंग में होता है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, और सब्लिमेशन में होता है सॉलिड को गैस में चेंज करना। तो गैस को लिक्विड में चेंज करना किसमें होगा, कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन के विपरीत अगर हम कहें कौन सी प्रोसेस है, कौन सी अभिक्रिया या सॉरी कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो कंडेंसेशन के विपरीत है, अपोजिट है, तो वो आप देख पा रहे हो कौन सी, इवेपोरेशन। देखो जस्ट इसके अपोजिट है ना ये इवेपोरेशन, तो ये चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जो मूविंग एनर्जी होती है, मूविंग एनर्जी।
तो कौन से पार्टिकल की मूविंग एनर्जी ज्यादा होती है? देखो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की जो मूविंग एनर्जी एकदम बहुत लो होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत कम मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, निरंतर गति में रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है? वो है गैस के पार्टिकल्स। क्लियर है? चलो नोट कर लो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज, यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है? तो देखो ऑप्शंस है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, अट्रैक्शन कम होता है। साइज ऑफ पार्टिकल, नहीं, ये तो किसी हालात में नहीं बढ़ेगा। पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि मूव करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल मूव करते हैं। मास तो नहीं बढ़ता। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन, ठीक है। सेल्सियस भी यूनिट है लेकिन एसआई नहीं, जूल भी है, फ़ारेनहाइट भी, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, तो आइस जो है वाटर में फ्लोट करती हैं, यानी कि पानी के ऊपर तैरती है, बर्फ आपने अक्सर देखा होगा। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये भारी है? नहीं, भारी होती तो डूब जाती। इट हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, क्योंकि इसकी जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए तैरती है। तो देखो हमने एक्सपेरिमेंट किया है अपनी जूनियर क्लासेस में, है ना, प्रीवियस क्लासेस में, कि पानी में हम क्या करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को डालते हैं जो पानी में खराब ना हो, ऐसी वस्तुओं को डालेंगे और चेक करते हैं। तो कुछ वस्तुएं हमें दिखती हैं जो फ्लोट कर रही होती हैं, टी फॉर थिंग्स, कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो फ्लोट कर रही हैं पानी में, और कुछ ऐसी हैं जो पानी में डूब जा रही हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आता है इससे? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पानी में डूब गई हैं चीजें, उनकी डेंसिटी क्या है? पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इस वजह से ये क्या होती है, पानी में डूब जाती हैं, ठीक है। दूसरा, जो चीजें पानी में फ्लोट कर रही हैं, तो ये क्यों फ्लोट कर रही है? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है इनकी डेंसिटी से ज्यादा है, या हम कहें इनकी डेंसिटी क्या है, इन थिंग्स की डेंसिटी है कम, और पानी की डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, इस वजह से ये तैरती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिनकी भी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएंगे, जिनकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेंगे। तो अगर आप देखो, ये ठोस है, सॉलिड है, इसलिए नहीं होता ये। इट इज कोल्ड, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम इन, तो देखो बच्चे, जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर आते हैं हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स, फिर आते हैं हमारे गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हो, आंसर है सॉलिड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैस के पार्टिकल्स का। क्लियर है? चलिए चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।